स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। चलिए बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तार, सर्किट, बड़े बड़े उपकरण। सही कहा ना? लेकिन आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो इन सब से बहुत पहले आती है। ये है स्थानिक जागरूकता, यानी स्पेशियल अवेयरनेस। देखिए, नक्शे या लेआउट बनाना कोई बोरिंग कागजी काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही बुनियादी और सच कहूं तो एक लाइफ सेविंग स्किल है। आइए समझते हैं कैसे। हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प निर्देश दिया गया है, संस्थान के विभिन्न विभागों का भ्रमण और विद्युतीय स्थापन। ये सिर्फ एक फॉर्मल सी लाइन नहीं है, ये तकनीकी महारत हासिल करने की दिशा में हमारा सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। किसी भी मशीन की मरम्मत करने या उसे हाथ लगाने से पहले अपने आसपास के माहौल को समझना बहुत ज़रूरी है। सही दिशा ज्ञान ही एक बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन की सबसे पक्की नींव होती है। तो आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले मैक्रो व्यू, जहां हम पूरे ITI कैंपस का एक ओवरव्यू लेंगे। फिर हम थोड़ा जूम इन करके वर्कशॉप की मैपिंग करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर विषय पर, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स का पता लगाना। और अंत में किसी भी आपात स्थिति के लिए हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मैक्रो व्यू यानी ITI कैंपस का पूरा अवलोकन। जरा इस लेआउट पर नजर डालिए। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि पूरा कैंपस असल में कैसा दिखता है। इसमें साफ दिख रहा है कि विभिन्न हिस्से एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। लाइब्रेरी कहाँ है, खेलने का मैदान कहाँ है, और जाहिर है अपना इलेक्ट्रिशियन रूम कहाँ है। इसे महज कमरों का एक समूह मत समझिए, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। इस तरह का मैक्रो लेआउट ये तय करता है कि अगर कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो लोग सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये लेआउट बनता कैसे है। इसके 5 बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। पहला, सभी विभागों और ट्रेडों को पहचानना। दूसरा, वहां के स्टाफ की जानकारी जुटाना। तीसरा कदम है ट्रांसपोर्ट से दूरी मापना। लेकिन यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है चौथा कदम, अस्पताल, पुलिस और फायर स्टेशन के इमरजेंसी नंबर इकट्ठा करना। यकीन मानिए, ये नंबर मैप पर होना उतना ही जरूरी है जितना कि खुद इमारतें। और फिर इन सबको मिलाकर बनता है हमारा फाइनल लेआउट। चलिए अब फोकस को थोड़ा सिकोड़ते हैं और सीधे अपने वर्कशॉप की मैपिंग पर जूम इन करते हैं। एक सामान्य कैंपस लेआउट और एक वर्कशॉप लेआउट में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैंपस का नक्शा हमें बड़ी तस्वीर दिखाता है कि कौन सी इमारत कहाँ है, लेकिन वर्कशॉप पूरी तरह से अलग लेवल की मांग करता है। यहाँ आपको एक छोटे से A4 कागज पर एकदम सटीक नाप चाहिए होती है। मशीन का बेस कहाँ है, पैनल कहाँ है, वर्कबेंच कहाँ रखी जाएगी, हर चीज एकदम मिलीमीटर की सटीकता के साथ नापी जानी चाहिए। ये बिल्कुल एक अलग ही मानसिकता है। इस अत्यधिक विस्तृत लेआउट को देखिए, इसमें हर एक चीज को कितनी बारीकी से मैप किया गया है। मशीन के पैनल, मोटर, वर्कबेंच सब कुछ अपनी सटीक जगह पर है। यहाँ तक कि दरवाजों की चौड़ाई, खिड़कियों की जगह और इंस्ट्रक्टर की टेबल को भी बिल्कुल सही तरीके से दर्शाया गया है। ये साफ करता है कि वर्कशॉप के अंदर कोई भी चीज़ बस यूं ही नहीं रख दी जाती, हर चीज़ की एक तय जगह होती है। अब हम अपने विश्लेषण के सबसे अहम और गंभीर हिस्से पर आते हैं, उच्च जोखिम वाला बदलाव और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल का पता लगाना। अभी तक हमने जो भी नक्शे बनाए हैं वे अब अचानक हमारे लिए जीवन रेखा बन जाते हैं। जरा सोचिए, काम करते समय अचानक कोई बिजली दुर्घटना हो जाए तो असल में क्या होता है। मान लीजिए किसी को जबरदस्त करंट लग गया, उस वक्त भयानक अफरा तफरी मच जाती है और हर एक सेकंड कीमती होता है। ऐसे वक्त में अगर ये ही नहीं पता कि मेन पावर सप्लाई कहाँ से कटेगी तो सोचिए हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी इमरजेंसी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए कुछ बहुत ही सटीक कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहले मेन स्विच की तुरंत पहचान करना और उसे नक्शे पर मार्क करना। इसके बाद सब मेन स्विच और उनके कंट्रोल वाले एरिया को समझना। कम से कम 3 या 4 प्रमुख सब मेन स्विच की पहचान तो होनी ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैनुअल साफ तौर पर कहता है कि एक काल्पनिक दुर्घटना मानकर सही स्विच को तेजी से बंद करने की बाकायदा प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि घबराहट में अक्सर दिमाग काम करना बंद कर देता है। तब ये प्रैक्टिस ही काम आती है। और यहीं से बात आती है हमारी आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारी की। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है नियंत्रण का क्षेत्र या एरिया ऑफ कंट्रोल। ये एरिया ऑफ कंट्रोल आखिर है क्या? देखिए,
बिजली वितरण का एक पूरा पदानुक्रम या हायरार्की होती है। ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि कौन सा स्विच किस हिस्से को कंट्रोल कर रहा है। तकनीकी भाषा में कहें तो कार्यस्थल का वह विशिष्ट भाग जो किसी एक सब मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड द्वारा प्रबंधित होता है, उसे एरिया ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर इमरजेंसी के वक्त जल्दबाजी में कोई गलत स्विच बंद कर दिया तो न सिर्फ कीमती समय बर्बाद होगा, बल्कि स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। इसे और भी आसानी से समझने के लिए इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। ये पावर फ्लो का पूरा रास्ता साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, बिजली सबसे पहले सिंगल मेन स्विच से शुरू होती है, फिर ये नीचे बंटकर सब मेन स्विच 1 से लेकर 4 तक जाती है, और वहां से ये सीधे अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होते हुए मशीन लैब, वर्क बेंच और अलग-अलग क्यूबिकल्स तक पहुंचती है। ये कोई साधारण चार्ट नहीं है, ये इमरजेंसी के वक्त पावर कट करने का सबसे तेज और सटीक रोड मैप है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि लेआउट सिर्फ कागज पर खींची गई लकीरें नहीं हैं, ये सच में हमारी जीवन रेखा हैं। जब हम इन लेआउट्स को बार बार बनाते और पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही मजबूत मेंटल मैप तैयार हो जाता है। इमरजेंसी के वक्त हमारे पास नक्शा ढूंढने का समय नहीं होता। वो नक्शा हमारे दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए ताकि हम पलक झपकते ही सही और जीवन रक्षक फैसला ले सकें। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या कागज के एक साधारण टुकड़े पर बना लेआउट किसी भी इलेक्ट्रिशियन के टूलकिट का सबसे शक्तिशाली और असरदार सुरक्षा उपकरण हो सकता है? आज की इस चर्चा के बाद शायद फ्लोर प्लान को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल गया होगा। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं, हमारे सुरक्षा की पहली ढाल है। औद्योगिक सुरक्षा मानकों के बारे में हमेशा सीखते रहना और इन बेसिक्स को मजबूत रखना ही असली विशेषज्ञता की निशानी है।